ट्रंप के एडवाइजर ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा घटिया लूज स्टेटमेंट किया है। भारत के जातियों पर एक कमेंट किया है। So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. मैं गडकरी जी से विनम्र करबद्ध होकर के प्रार्थना करूं कि गडकरी जी, इतने आपके शानदार सुपुत्र हैं जो एक साल में इतने गुना प्रॉफिट करते हैं, तो भारत के युवाओं को भी थोड़ा सा आप दे दीजिए ना कोई सॉल्यूशन कि कैसे 1 लाख से 1,70,00,000 बनाए जा सकते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। भारत देश के लिए ये क्षण जो है चैलेंजिंग ज़रूर है। प्रधानमंत्री वहाँ चाइना में एससीओ मीटिंग में हैं, रशिया के पुतिन से भी मुलाकात और दुनिया भर की राजनीति पर आप जानते हैं। मुझे सलाह मशवरा दिया गया है कि मैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट के ऊपर बोलूं तो अच्छा है। भाई, ये राष्ट्र है तो हमारा धर्म है। सिर्फ धर्म बना करके राष्ट्र को गवा देना ये मूर्खता होगी। तो इस समय राष्ट्र को आवश्यकता है हमारी कि हम अपनी आंखें खोल करके हर विषय पर पैनी नजर रखें और जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो इस भारत भूमि के शत्रु हैं, उन पर हर भारतीय का ध्यान होना चाहिए। और कुछ मीडिया के अंदर ये न्यूज़ आई है कि ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या खो रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैं तैयार हूं प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो विषय आज हमारा नहीं है। विषय ये है कि ट्रंप के एडवाइजर ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा घटिया लूज स्टेटमेंट किया है जो अमेरिका के भीतर, कहते हैं ना मूली खाओ तो डकार मूली की आती है, गंदी बदबू वाली, तो वो डकार देते हुए भारत के जातियों पर एक कमेंट किया है कि भारत के अंदर जो यूक्रेन और रशिया से आया हुआ ये जो पेट्रोल है उसका ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को हुआ है। अब अमेरिकन को पूछो भाई, तुम्हारे ना तो धर्म का ठिकाना ना तुम्हारी जात का ठिकाना, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है? आप सब लोगों के अनुरोध पर पहली बार एक वेबिनार के माध्यम से हम जुड़ेंगे 7 सितंबर रविवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक। इस वेबिनार के अंदर जो हम आपको 3 घंटे में देने जा रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स होंगी, मेडिटेशन से लेकर के नित्य आपकी दैनिक पूजा। आप जो कहते हो कि डेली जो स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसमें हम ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करें, साथ में प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ें की जा सकती हैं और करनी चाहिए। और साथ साथ में 7 सितंबर और 22 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है उस विषय में भी हम पूजा पद्धति की बात करेंगे। और साथ में पितृपक्ष जो चालू आ रहा है, तो पितरों की शांति के लिए गर्भ में ही हम अपने आप से क्या कर सकते हैं उस विधि को भी हम नित्य पूजा में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं इस सेमिनार में। जो आपने थंबनेल में देखा, डीप स्टेट एक्सपोज्ड, अब आप समझने का प्रयास करो कि ये योजना कब से अमेरिकन माइंड सेट के अंदर चल रही थी कि भारत को अगर साम दाम दंड भेद छल बल कौशल से नहीं तोड़ सकते हो तो जात से तो तोड़ ही सकते हो। इसीलिए जाति गणना का आप देखोगे कहाँ से पहली आवाज आती है, वही जो आजकल पैदल यात्राओं में बिहार में घूम रहे हैं, वो डीप स्टेट के, मैं ये कहूँगा कि जाने अनजाने शिकार हो रहे हैं, उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम भारतीयों को जागना होगा। सबसे पहले देखें ट्रंप के उस एडवाइजर ने जात को लेकर के क्या कमेंट किया हुआ है। मैंने आप सबको बताया था कि जब पीएम मोदी एससीओ समिट में जाएंगे, यूएस की तरफ से अजीब सी स्टेटमेंट आएगी। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया के अगेंस्ट इनकी स्टेटमेंट्स और ज्यादा कड़वी होती जाएंगी। बट सडनली भारत में कास्ट के एंगल को यूज करना इन लोगों ने जो स्टार्ट कर दिया है, और बाय द वे जिसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है। ऑयल ट्रेड वगैरह में कहीं से भी कुछ ब्राह्मण कुछ कोई लिंक बनता भी नहीं है। बट क्लियरली यहां पर दिख रहा है यूएस के पास आज के समय बोलने को कुछ है नहीं, और इसलिए सिंस बाकी सब चीजें फेल हो रही है, अब इन लोगों ने डिसाइड यही कर लिया है, पुरानी नीति अपनाओ, भारत को कास्ट के नाम पर बांट, लोगों को कास्ट के नाम पर लड़वाओ। उसी तरीके से ये अपना कुछ काम हो सकता है कि निकलवा पाए ना। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं
कि पीटर नवारो, जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं, लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल ट्रेड एडवाइजर हैं, इन्होंने जेन्युइनली ये बोल दिया कि ब्राह्मण समाज के लोग भारत में रशिया से ऑयल परचेज करने पे फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, पूरी आप इनकी क्लिप सुनोगे, बहुत ज्यादा इन्होंने, मैं कहूंगा कि निंदनीय भाषा का यूज किया है इंडिया के बारे में, इंडिया के लीडर्स के बारे में। ये तक बोल दिया कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा एक बड़े लीडर हैं, बट व्हाई इज ही इन द बेड विद शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन। ये बात पीटर नवारो ने बोली है। किसी वर्ल्ड लीडर को ये बोलना कि आप बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ बेड में क्यों जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लासलेस है। मैं कहूंगा आज के समय के यूएस अपनी जो इमेज है दुनिया भर में गिराता जा रहा है अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने देखा कि पेट्रोल से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो ब्राह्मण लॉबी है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें जो मीडिया में चल रहा है E20 पेट्रोल को लेकर के, और उसमें नितिन गडकरी और उनके 2 बेटों की जो संपत्तियों को लेकर के विवाद चला है, उसको उसके साथ जोड़ के हम देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। देखना इसीलिए चाहिए क्योंकि गडकरी जी हो सकता है स्वयं में प्रामाणिक मंत्री हों, लेकिन मैं गडकरी जी से विनम्र करबद्ध होकर के प्रार्थना करूं कि गडकरी जी, इतने आपके शानदार सुपुत्र हैं जो एक साल में इतने गुना प्रॉफिट करते हैं, तो भारत के युवाओं को भी थोड़ा सा आप दे दीजिए ना कोई सॉल्यूशन कि कैसे 1 लाख से 1,70,00,000 बनाए जा सकते हैं। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, आप ये क्लिप देखिए। भाई एक बात बताओ, नितिन गडकरी के बेटे के कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हम महंगा पेट्रोल क्यों खरीदे? 17 करोड़ की सियान एग्रो 510 करोड़ की हो चुकी है महज 1 साल में। और ये कंपनी क्या करती है? इथेनॉल बनाती है। किसकी है? नितिन गडकरी के बेटे की। गडकरी साहब, आपने तो कहा था कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेंगे, तो न तो हमें पैसे में राहत मिली, हमारी गाड़ी के माइलेज खत्म हो रहे वो अलग, इंश्योरेंस कंपनी वाले इथेनॉल से हुए डैमेज को कवर करने के लिए तैयार नहीं है। बेवकूफ बना रहे हो सर। तो आपने क्लिप देखी कि ईथन ऑयल वाला जो ये एपिसोड चल रहा है, इसकी वजह से ही अमेरिकन को ब्राह्मण कहने की हिम्मत हुई। वैसे सब अमेरिकन ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अमेरिकन ट्रंप को जानते हैं, और सिर्फ जानते नहीं हैं, अब उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन, भारतीय विचार के साथ साथ भारतीय स्लैंग लैंग्वेज के अपशब्दों को भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। और ऐसा ही एक स्लैंग लैंग्वेज अथवा बुरा शब्द इन माताश्री के मुंह से आप सुनिए ट्रंप के लिए क्या कहती है। We don't have visibility into where that expertise was lost, but we do know that we've lost a lot of expertise in the bureaucracy. So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. That why do you use the word chutia? So you have ended up using it in an English discussion. So this is he is a chutia. It's all feast and chutia. Such is the humongous importance of the word chutia that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate is chutia. भाई हम तो ये शब्द कह करके किसी को संबोधित नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कान में आएगा तो सुनेंगे तो ज़रूर। चलते हुए ट्रेनों में सुनते हैं, बम्बई के लोकल ट्रेनों में इसका प्रयोग होता है, हिंदी फिल्मों के अंदर तो आप देख रहे हो, और आजकल जो ये OTT कंटेंट के ऊपर जो कॉमेडी चल रही है उसमें तो ये शब्द ऐसे चलता है जैसे ढाल के ऊपर तड़का। तो ट्रंप के लिए ये शब्द कितना सत्य है इसका निर्णय आप करेंगे। तो बात आई डीप स्टेट की थियरी के धागे कैसे जुड़ते हैं। तो जातिगत जनगणना, रशिया और यूक्रेन का पेट्रोल, गडकरी जी उससे जुड़े। और मेरे एक पहले इसके एपिसोड था आज़ादी और अंबानी, उसके अंदर मैंने एक वंतारा को लेकर के जो बात की थी, तो किसी मित्र ने फ़ोन किया कि आपको बहुत बधाई हो, आपने जो उस एपिसोड में अपील की थी कि PIL करें सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो किसी ने PIL कर दी और अंबानी को कोर्ट ने बोला है हाजिर हो, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया है। और वो इन्वेस्टिगेशन 12 सितंबर को अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देगा और 15 सितंबर को वनतारा पे सुनवाई है। तो ये काम आपने किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के वनतारा जू की जांच के आदेश दिए हैं।
ये जू अनंत अंबानी चलाते हैं, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में इस जू का उद्घाटन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध पशु आयात और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जजों की एक टीम बनाई है। टीम ये भी देखेगी कि गुजरात की कठोर जलवायु इन जानवरों के लिए सही है या नहीं। वनतारा में 200 हाथी, 160 बाघ, 200 शेर, 250 चीते और 900 मगरमच्छों समेत हजारों जानवर हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स का आरोप है कि ये जगह जंगली जानवरों के लिए सही नहीं है। वनतारा प्रबंधन ने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और कानून का पालन करेंगे। मैं आपको फिर से विनम्रता पूर्वक कहूं कि भाई, अंबानी कोई छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है। ये ऐसा ही हुआ जैसे कौवे का डाल पर बैठना और डाल का टूटकर गिरना। तो लोग समझते हैं कि कौवे ने डाल गिरा दी। पहले मैंने क्या कहा था उसका आप क्लिप देखिए। सामान्य इस देश में सामान्य नागरिक एक सांप नहीं रख सकता, एक बंदर नहीं रख सकता भाई। तो 39,000 इतनी पीसेस की कलेक्शन वनतारा में किसके आदेश से हुई है? उसके लिए क्या कानून है? कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ वो पेपर हैं क्या मीडिया में? उसके लिए क्या कोई संसद के द्वारा परमिशन दी गई है? वो परमिशन देने के लिए कौन जवाबदार है? और उसके अंदर अगर कोई प्लस माइनस बात होती है तो उसकी जवाबदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? उसको लाने का जो प्रोसीजर लाया गया था तो वो सारा ट्रांसपेरेंट है क्या? कहाँ कहाँ से उसकी ऑडिट हुई? देशों से कितने प्राणी आए, कैसे आए, किस परिस्थिति में आए? भारत से कितने प्राणी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लिए गए, उसके लिए कोई जानकारी दी गई है क्या? हम कई चीज़ों पर रिट पिटिशन करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे कि अब ये रिट पिटिशन भी मुझे करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। भाई, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन ऑनलाइन कोई भी कर सकता है। सारा काम आप हमें ही बताओगे। हम आपको जगा रहे हैं, इसमें से कोई जागे तो इस देश का न्याय तंत्र काफ़ी कुछ आपको सहायता देता है। तो मैंने गिनती बताई थी वनतारा के अंदर, बिल्कुल ये मेरे शब्द हैं कि साधारण व्यक्ति एक बंदर नहीं पाल सकता। अंबानी ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जांच के आदेश दिए वो मेरे एपिसोड के कारण दिए हैं। अगर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु उसके पीछे एक राजनीति है। कौन सी राजनीति है? राजनीति ये है कि ये लड़ाई कॉरपोरेट लड़ाई चल रही है, अंबानी और अडानी की। ऐसा सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो अंबानी और अडानी की लड़ाई में कभी अंबानी जीत रहे हैं, कभी अडानी जीत रहे हैं। इसका प्रमाण क्या? आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे सोशल मीडिया में तो ट्रंप के शपथ विधि प्रोग्राम के अंदर भारत का प्रधानमंत्री नहीं जाता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं, मुकेश अंबानी जाते हैं। फिर मिडिल ईस्ट में ट्रंप के उस यात्रा में उनसे मिलने के लिए भारत का कोई विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री नहीं जाता है, अंबानी जाता है। लेकिन ये कांड होने से पहले अडानी के ऊपर जो जांच बिठाई गई थी और उस जांच का नाम हैंड्सबर्ग या जो भी इस तरह की जांच थी जिसमें उनके शेयर्स काफ़ी गिर गए थे, कहा जाता है कि ये पूरी एक योजना थी और यही डीप स्टेट की तारें इस तरह से एक दूसरे से जुड़ करके चलती हैं। तो वर्तमान में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है इसके पीछे कॉरपोरेट वार है। तो कॉरपोरेट वार में अंबानी कहाँ है, अडानी कहाँ है? लीजिए इस क्लिप के माध्यम से आप समझिए। अडानी ग्रुप को इस पॉलिटिकल खेल से दूर समझिए। वो दूर दूर उन्होंने सहयोग जिसको भी किया होगा या कर रहे होंगे, आज भी वो किसी के कृपा पर नहीं बने हैं। जो रिलायंस हाउस है कृपा पर नहीं है। 2014 में अडानी का कारोबार 30 से 35 हजार करोड़ था और वो 10 गुना बढ़ के 2024 में 3 लाख करोड़ पे हो गया। उसी समय जो इनका रिलायंस का कारोबार था वो 4 लाख करोड़ से ऊपर था और वो 10 लाख करोड़ हुआ। तो 4 लाख से 10 लाख 2-2.5 गुना और वो 10 गुना राइज हुआ है। तो ये बिल्कुल मत समझिए कभी भी रिश्ते ठीक नहीं रहे। ठीक है कि हाँ, कई प्रोजेक्ट उनको देने पड़ेंगे और रिश्ते मोदी ने सुधारे हैं अंबानी से। अंबानी ने कोई कोशिश नहीं की। देखिए, मोदी से अगर विरोध खुल्लम खुल्ला रहा है तो वो बजाज ग्रुप का रहा है। 2019 में उसने भरी सभा में अमित शाह, सीतारमण सब बैठे हुए थे, उनके सामने कह दिया कि लोग आलोचना के डर से बोल नहीं पा रहे हैं। मॉब लिंचिंग का विरोध किया।
सुंदर पिचाई से विरोध रहा है, नारायण मूर्ति से विरोध रहा है, अंबानी से विरोध नहीं रहा। अंबानी ने कभी खुल के आलोचना नहीं की। यूपी समिट में भी बुलाया इन्होंने, तब भी वो अंबानी गए वहां पे और उन्होंने बड़े आदर पूर्वक ही एड्रेस किया मोदी को। डिस्टेंस जरूर रहा है क्योंकि मोदी ने उपेक्षा की और मोदी ने उनके बराबर अडानी को खड़ा करने की कोशिश की, उनसे आगे भी निकाल लिया एक समय पे। वो तो बाद में फिर कारोबार उनका नीचे आ गया। और उन दोनों हाउसेस में एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग की है कि आप इस प्रोजेक्ट में रहो, मैं इस प्रोजेक्ट में हूं। अब टेलीकॉम का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, उससे अडानी कैसे बाहर हो गए? क्योंकि अडानी को दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां केस है यूएस में। तो ये समझना कि उनको छोड़ के अंबानी को फेवर कर रहे हैं, नहीं। रिलायंस अकेले एयरटेल पे बूते नहीं था। तो आपने देखा कि अडानी कहे अनुसार प्रिय हैं मोदी जी के, लेकिन अंबानी कभी भी उतने करीब नहीं रहे हैं मोदी जी के। हालांकि पता नहीं क्यों हमारे अपोजिशन वाले लीडर्स जो हैं वो अंबानी और अडानी को एक ही तराजू में रख करके चल रहे हैं, पर ये कोई जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि अडानी की जो संपत्ति जिस प्रोपोर्शन में बड़ी है और जितनी अंबानी की संपत्ति है, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो एक प्रश्न व्यवहारिक रूप से मन के अंदर आता है। और उन प्रश्नों पर मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टीज होती है उनको प्रश्न करना चाहिए पार्लियामेंट के भीतर। बाकी तो अगर अपोजिशन रस्तों पे घूम रही हो तो पार्लियामेंट में कार्रवाई कौन चलाएगा? ऐसे बहुत से डीप स्टेट के जो दागे हैं वो आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़ते हुए। मैंने प्रारंभ किया ब्राह्मणवाद के शब्द पर, उन्होंने जो प्रहार किया अमेरिका में, फिर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, और यहाँ जो चाइना के अंदर प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं उस चीज़ को लेकर के ट्रंप बहुत अपसेट हैं और उन्होंने भारत आने का प्रोग्राम भी जो है कैंसिल ही कर दिया है। अब देखना ये है कि ये आगे आगे की चीज़ें कैसे मोड़ लेती हैं। अडानी पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के शेयर में करोड़ों रुपए का नुकसान किया था। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो बाद में फर्जीवाड़ा था, लेकिन हिंडनबर्ग को किसने सुपारी दी थी कि अडानी के खिलाफ तुम कार्रवाई करो? तो ये कारपोरेट वार है और इस कारपोरेट वार को आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा और इसमें कड़ी जोड़ेंगे तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो हैं वो उस कड़ी में कहीं ना कहीं थोड़े से लिप्त पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी बात है कि 140 एमपीज को साधने का प्रयास किया गया है। 140 क्या साधने का? कि कभी भी ऐसी क्रूशल वोटिंग हो तो कम से कम भाजपा के विरुद्ध में निष्ठा से जो खड़े हो सके। विपक्ष के नेता तो हैं ही हैं, लेकिन भाजपा के भीतर से भी कुछ एमपीज को तोड़ा जाए। कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि इसके लिए धनखड़ जी थोड़े एक्टिव हो रहे थे और चंद्रबाबू नायडू को भी वो अंदर ला रहे थे। एक और बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, वो बहुत शानदार बिल है कि भारत का प्रधानमंत्री भी अगर किसी आरोप के तहत 30 दिन तक जेल के अंदर हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इस बिल का विरोध क्यों हुआ? इस बिल का विरोध होने का कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू पर ऐसे ऐसे केस दर्ज हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर हवा चेंज करने का प्रयास करे तो 30 दिन तो छोड़ो 60 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही केसेस अन्य मंत्रियों पर भी हैं। राजनीति जो है वो है एक अपॉर्चुनिटी का नाम। ये वो खेल के जीत लेता है, उसी के नाम इतिहास लिखा जाता है। बात कांग्रेस की नहीं, बात मोदी जी की नहीं, बात बीजेपी की नहीं, बात हमारे राष्ट्र की है। मैं आपको सिर्फ इतना ही एक निवेदन कर सकता हूं कि आप अपने अंतरात्मा, देखने वाले सारे मेरे चाहने वाले, अपनी अंतरात्मा अपने विवेक से एक बार पूछें कि अगर वर्तमान की ये सरकार इतनी स्थिर और इतनी, जिसको कहते हैं ना, संकल्पवान न होती, और जो कह रहे हैं कि हमें सरकार चलाने दो, उस तरफ वाले, उनको ये सरकार चलाने दी गई होती, तो क्या आप आज इतने सुरक्षित होते? आज की सीमाएं इतनी सुरक्षित होती? आज की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पॉलिसीज जिस कठोरता के साथ हम चला रहे हैं वो चला पाते? और क्या जो हमने अमेरिका के अहंकार को चोट पहुंचाई है वो चोट पहुंचा सकते या उनके पैरों में बैठ गए होते? ये आपको अपने विवेक से विचार करना है।
क्योंकि अंततः ये राष्ट्र हमारा है और जब तक ये राष्ट्र है तब तक आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव आप किस धर्म से हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपको आपके धर्म के लिए अगर ये भूमि है तो ये भारत भूमि है, आपको उस पर गर्व करना चाहिए। आंख कान खोल करके राष्ट्र की सेवा में जागते रहो और सनातन धर्म आपको यही हमेशा सिखाता है कि राष्ट्र देवो भव, दरिद्र देवो भव। ये सारे भारतवासी मेरे अपने हैं, तो सब कुछ भेदभाव बुला करके इस राष्ट्र के लिए खड़े हों, इस राष्ट्र के लिए जुड़े हों और इसी यात्रा में हम और आगे चलते रहेंगे इसी तरह से। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।